हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोगों ने जो बीपीएससी का पेपर कर रहे हैं हम लोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एई का पेपर है, असिस्टेंट इंजीनियर, उसमें जो जीएस का पेपर आता है बीपीएससी एई के अंदर जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट आता है, उस क्वेश्चन पेपर को हम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने अप टू 30 क्वेश्चंस को कर लिया है, जो पार्ट 1 था आपका। ठीक है, तो इस सेकंड पार्ट में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज शुरू करते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन से, 34th क्वेश्चन से। उसके बाद हम नेक्स्ट नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस वाले क्वेश्चन को 31 को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर कौन सी साइट नहीं आती, ये कहा गया है। तो देखिए इसमें मुगल गार्डन ऑफ कश्मीर, जो मुगल गार्डन है कश्मीर का, ठीक है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये बेसिकली आपका लोकेटेड है श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर के अंदर लोकेटेड है, और नियर द डल लेक, जो डल झील है, डल झील के पास में, डल लेक के पास में ये आपका मुगल गार्डन जम्मू कश्मीर का देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको शालीमार बाग और फराह बख्श के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शालीमार बाग और फराह बख्श के नाम से जाना जाता है मुगल गार्डन को। ठीक है, और इसे बनवाया था किसने? जहांगीर ने। जहांगीर, ठीक है, जो मुगल बादशाह जहांगीर, उसने बनवाया था। और अभी तक जो है पर्टिकुलरली मुगल गार्डन इन जम्मू कश्मीर वाले, जो कश्मीर का मुगल गार्डन है, इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में अभी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक ये इंक्लूडेड नहीं है। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इसको जो है इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, बट अभी ये इंक्लूडेड नहीं है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, और इसी में हम बाकियों की भी बात कर लेते हैं। जो रानी की वाव है गुजरात के अंदर, ये कहाँ पर देखने को मिलती है? ये है आपकी पाटन में, जो पाटन शहर है गुजरात में, वहाँ देखने को मिलती है। और जो सरस्वती रिवर है, सरस्वती रिवर जहाँ फ्लो होती थी, उसके किनारे, उसके रिवर के किनारे ही साइट है रानी की वाव। और इसको जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा, ये कब किया गया था? 2014 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब डिक्लेयर किया गया। फिर जो नालंदा है बिहार के अंदर, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी एक, ठीक है, ये वही है नालंदा। जो जगह है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे डिक्लेयर किया गया था 2016 के अंदर, 2016 में। ठीक है, और फिर जो जंतर मंतर है जयपुर का, ठीक है, जंतर मंतर जयपुर का जो है, इसे बनवाया था जो सवाई राजा थे, जयसिंह, जयसिंह सेकंड, सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने इसे बनवाया था। ये बेसिकली क्या है? ये एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, आर्किटेक्चरल, जो जिससे आपका टाइमिंग वगैरह सब पता लगती है। ये उस तरीके का एक एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बनवाया था जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और ये भी आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है यूनेस्को की। और इसको ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है 2010 के दौरान मिला था। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुगल गार्डन इन कश्मीर इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन यूनेस्को। तो बाकी सारी चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एयरपोर्ट पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, देखिए सोलर एनर्जी पावर्ड का मतलब ये होगा कि जो सोलर एनर्जी, सूर्य की किरणों से जो एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाएगी, उससे उस पूरे एयरपोर्ट का संचालन किया जाता है। तो भारत के अंदर सबसे पहला वो एयरपोर्ट है कोच्चि एयरपोर्ट। ठीक है, और ये अनाउंस किया है यूएनईपी ने, यूएनईपी, ठीक है, यूएनईपी ने अनाउंस किया है कि जो कोच्चि है इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द इंडिया विच इज़ इन केरला। केरला के अंदर है, कहाँ पर है? केरला के अंदर। कि यूएनईपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, इसने ये अनाउंस किया, बताया है कि जो कोच्चि एयरपोर्ट है केरला का, वो पहला भारत का ऐसा एयरपोर्ट बना है जो कि फुल्ली जो है सोलर पैनल या सोलर एनर्जी को यूज़ करता है अपनी पावर यूटिलाइजेशन या पावर को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और ये जो एयरपोर्ट है ये पीपीपी मॉडल पर बेस्ड है। पीपीपी मॉडल क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये एयरपोर्ट आपका बेसिकली बेस्ड है। ठीक है, और ये केरला का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। ठीक है, इसकी जो पावर है बेसिकली, अगर जो हम इस पावर की बात करें, सोलर से जो पावर जनरेट की जाएगी वो कितनी जनरेट की होगी? 15 मेगा वाट पावर। ठीक है, 15 मेगा वाट पावर जो है यहाँ से जनरेट की जाएगी, जिसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली 46,000
46,000 सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे अक्रॉस द, सॉरी लगे हैं, नॉट लगाए जाएंगे, लगे हैं। 46,000 सोलर पैनल लगे हैं 45 एकड़ के लैंड एरिया में, 45 एकड़ ऑफ लैंड एरिया में लगे हैं लगभग 46,000 के आसपास के जो सोलर प्लेट्स या सोलर पैनल्स हैं बेसिकली, जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कोची। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये पूछा गया इसमें, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टेशन इज नॉट लोकेटेड इन अंटार्कटिका। तो देखिए अंटार्कटिका वाला जोन कौन सा है, पहले तो देखिए ये आपका ग्लोब है, पृथ्वी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर वाला पार्ट है, बेसिकली ऊपर वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, आर्कटिक कहलाता है, आर्कटिक। और ये जो साउथ वाला पोल वाला पार्ट है, साउथर्न पोल वाला, ये कहलाता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो इसमें पूछा कि कौन सा पार्ट जो है वह अंटार्कटिका में नहीं है। बेसिकली क्या है, ये सारे रिसर्च स्टेशन है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में, मतलब कुछ आर्कटिक में है, कुछ अंटार्कटिका में है। तो इसके अंदर जो मैत्री और भारती हैं, ये दोनों जो आपके रिसर्च स्टेशन है, ये कहाँ देखने को मिलते हैं, अंटार्कटिका के अंदर, अंटार्कटिका के अंदर। ठीक है, और जो भारती है आपका, ये वाला पर्टिकुलर भारती, ये 2012 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ये रेगुलेट किया जाता है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च के द्वारा। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च, ठीक है, इसके द्वारा ये मैनेज किया जाता है। ये परमानेंट आपका रिसर्च स्टेशन है इंडिया का। ठीक है, और जो मैत्री है, ये मैत्री भी आपका अंटार्कटिका में है। ये आपका जब इस्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1989 के अंदर। ठीक है, 1989 के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया था। और इसको भी मैनेज कौन करता है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशनिक रिसर्च। ठीक है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं आपके ऑप्शंस में से। ठीक है, और ये आप दिखा हुआ है हिमाद्री और हिमगिरी, हिमगिरी के एक्चुअली माउंटेन है। ठीक है, तो ये तो कतई नहीं है। फिर करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। हिमाद्री जो है ये आर्कटिक में है आपका। ठीक है, ये अंटार्कटिक में नहीं है, आर्कटिक के अंदर आपका जो इंडिया का स्पेस रिसर्च स्टेशन है वहाँ पर है। और आर्कटिक में भी कहाँ पर, किस देश के अंदर है, ये समुद्र में तो होगा नहीं ना, ऐसी बात है, किसी न किसी प्लेस पर होगा। तो ये नॉर्वे में है, नॉर्वे के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री। इसमें पूछा गया था नॉट, है ना, कौन अंटार्कटिका में नहीं है। अंटार्कटिका में भारतीय और मैत्री हैं आपके, और हिमाद्री नहीं है आपका। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू डोनेट मनी टू द ड्राउट एंड अफेक्टेड फार्मर्स एंड नाम फाउंडेशन वॉज क्रिएटेड बाय। देखिए एक फाउंडेशन बनाई गई, नाम फाउंडेशन। ठीक है, इस फाउंडेशन के अंदर जो सूखे से सूखा आ जाता है, तो उससे इफेक्टेड लोगों के लिए हेल्प के लिए बेसिकली ये फाउंडेशन है। तो इस फाउंडेशन को किसने बनाया था। देखिए जो बाढ़ है, ये सूखा नॉट बाढ़ है, एक्चुअली सूखे की बात कर रहे हैं, ड्राउट की बात कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो सूखा है भारत के अंदर, वो कहाँ देखने को मिलता है आपका, एमपी और महाराष्ट्र के एरिया में, मोस्टली महाराष्ट्र के एरिया में आपको सूखा देखने को मिलता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र से एक नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है नाना पाटेकर। तो ये फाउंडेशन जो है, नाना पाटेकर जो फिल्म एक्टर हैं, उनके द्वारा सेटअप की गई है, जिसमें लोग जो हैं इस फाउंडेशन में एज अ डोनेशन देते हैं। इसके लिए जो ड्राउट अफेक्टेड, जो सूखा अफेक्टेड जो फार्मर्स हैं, उनकी हेल्प के लिए। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। ठीक है, दिस इज एन एनजीओ। और ये शुरू हुई थी आपकी कहाँ पर, पुणे के अंदर। पुणे में शुरू हुई थी 2015 में, 2015 के अंदर। ठीक है, सितंबर 2015 में ये शुरू हुई थी पुणे में, नाना पाटेकर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओखला बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ओखला बर्ड सेंचुरी आपकी नोएडा के अंदर है, नोएडा मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, नोएडा में आपका सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, नोएडा में सिचुएटेड है ओखला बर्ड सेंचुरी। और कुछ और बर्ड सेंचुरीज के बारे में हम जान लेते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो एक है आपकी इसमें बखीरा बर्ड सेंचुरी, बखीरा, बखीरा बर्ड सेंचुरी आपकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरी है आपकी ये नवाबगंज, नवाबगंज। ठीक है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी भी आपको कहाँ देखने को मिलती है, उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर सैंडी बर्ड सेंचुरी, सैंडी, सैंडी बर्ड सेंचुरी भी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। और पटना बर्ड सेंचुरी भी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, और फिर हम बात करें हरियाणा में, गुरुग्राम दिया हुआ है ना, तो हरियाणा के अंदर बेसिकली, हरियाणा, हरियाणा के अंदर जो है आपकी जो बर्ड सेंचुरी है, जिसका नाम है खपरवास, खपर
वास, खपरवास बर्ड सेंचुरी और भिंड वाश बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलती है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आपको कहाँ देखने को मिलती है? हरियाणा के अंदर, ठीक है। और फिर जैसे जयपुर और भरतपुर लिखा हुआ है, तो ये कहाँ के स्टेट्स हैं, मतलब किस स्टेट के प्लेसेस हैं? राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर जो बर्ड सेंचुरीज हैं उसका नाम है, एक तो है आपकी ताल छपरा, ताल छापर, सॉरी ताल छापर बर्ड सेंचुरी है एक आपकी, ठीक है। भरतपुर वाइल्ड अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, एक भरतपुर के अंदर है। और एक है खीचन बर्ड सेंचुरी, खीचन बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो ये कई सारी बर्ड सेंचुरीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओखला बर्ड सेंचुरी कहाँ है? नोएडा में, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द एलिमेंट्स फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून की सरफेस, मून के बारे में पूछा गया है। तो देखिए अर्थ और मून, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3.84400, ठीक है, इतने किलोमीटर, ठीक है। 3,84,400 किलोमीटर की लगभग अप्रॉक्सीमेट जो है अर्थ टू मून की जो है डिस्टेंस है। अगर जो हम इसे माइल्स में बात करें तो 2.3855, ठीक है। तो इतने माइल्स की जो डिस्टेंस है मून टू अर्थ की है, ठीक है। मून जो है हमारा अर्थ का ओनली एक सिंगल नेचुरल सैटेलाइट है आपका, ठीक है। और जो मून से अर्थ तक जो लाइट है उसको आने में कितना टाइम लगता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अर्थ से और मून से, बेसिकली मून से जब कोई लाइट अर्थ की तरफ आएगी तो उसको आने में लगभग जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.3 सेकेंड्स का टाइम लगता है। कितना? 1.3 सेकेंड्स का, ठीक है। इतनी फास्ट लाइट जो है ट्रैवल करती है। और मून के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर में, बेसिकली एटमॉस्फेयर तो नहीं है यहाँ पर, अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल देखने को मिला है। और कई सारे एलिमेंट्स फाउंड हुए हैं, जैसे कि आपका आयरन है, ठीक है, आयरन हो गया, फिर आपका सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, टाइटेनियम, ठीक है। ये सब क्या है, मून की जो सरफेस है वहाँ पर देखने को मिले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या है? टाइटेनियम। तो टाइटेनियम इज द करेक्ट आंसर। कौन सा एलिमेंट फाउंड होता है? टाइटेनियम, ठीक है। गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनियम नहीं है। आपको सिलिकॉन और आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब चीज़ें टाइटेनियम देखने को, ये सारे एलिमेंट्स आपको कहाँ मिले हैं? मून की सरफेस में, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टाइटेनियम। और टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 22 होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कई बार, ठीक है। और ये कहाँ पर यूज़ होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई में, आपका एयरक्राफ्ट के अंदर यूज़ किया जाता है टाइटेनियम को, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर का जो यूज़ किया जाता है, ये आपका एज अ सॉफ्ट, मैलेबल और डक्टाइल मटेरियल है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक को ट्रांसफर, करंट को ट्रांसफर करने में कॉपर मोस्टली यूज़ किया जाता है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है कॉपर का 29 है। गोल्ड को डिनोट करते हैं AU से, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 79, ठीक है। और प्लेटिनम का है आपका 78। प्लेटिनम कितना है? यहाँ लिख देते हैं, 78 है प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि द वेन्यू सेलेक्टेड फॉर द कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन 2022 के जो कॉमनवेल्थ के गेम होंगे ये कहाँ पर होंगे? ये जो होंगे आपके बरिंगम में होंगे। बरिंगम कहाँ है आपका? इंग्लैंड के अंदर है। इंग्लैंड के अंदर ये गेम्स आपको देखने को मिलेंगे 2022 के अंदर। इससे पहले इंग्लैंड को ने जो ये आपके कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसको 3 टाइम होस्ट किया है बेसिकली। ये थर्ड टाइम होगा बरिंगम में 2022 में। इससे पहले 1934 को लंदन में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम। इससे उसके बाद फिर 2002 में, ठीक है, मैनचेस्टर जो प्लेस है, मैनचेस्टर लंदन के अंदर, वहाँ पर देखने को मिले थे। और थर्ड टाइम अब ये बरिंगम इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलेंगे ये गेम्स, ठीक है। और यहाँ पर एक नाम है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट बेसिकली कहाँ है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जगह है। यहाँ पर जो है कॉमनवेल्थ गेम्स जो है 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो है यहाँ पर हुए थे, कंडक्ट हुए थे, ठीक है। और इस गेम को ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार 2018 में 5th टाइम जो है होस्ट किया था। 18 के बाद अब कब होंगे? 22 में, आफ्टर 4 ईयर्स। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। देखिए अभी क्या है, 5 स्टेट्स में 2022 में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पर इंडिया के? वो हैं सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा, ठीक है। सुशील चंद्रा इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया, ठीक है। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? बेसिकली इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है
राष्ट्रपति के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है। और ये अभी जो है ये 24 नंबर के 24वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है टर्म वो होता है 6 साल के लिए या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जो भी इनमें से पहले आ जाए, मतलब 6 साल कंप्लीट हो जाए देन ही विल रिटायर्ड अगेन, ही और शी व्हाट हु इज ऑन द पोस्ट बेसिकली, एंड या फिर 65 ईयर के वो पहले हो जाते हैं तो। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है ये टॉम्ब है, मकबरा बेसिकली औरंगजेब की ये वाइफ जो थी उनकी याद में बनवाया गया था। ठीक है, तो ये जो औरंगजेब का नाम आया, तो औरंगजेब जो है ये आपका 6th मुगल एम्परर था, 6th मुगल एम्परर था ये। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड था ये आपका 1658 से लेकर 1707 के बीच में ये मुगल बादशाह था औरंगजेब। ठीक है, और ये छठा मुगल एम्परर था, और इसने जो 9th सिख गुरु थे, 9th सिख गुरु जिनका नाम था तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, उनको मारा था इसने। ठीक है, उनको उनकी हत्या किसने करी थी? औरंगजेब ने। ठीक है, और ये कब करी थी? आपकी ये करी थी 1675 के दौरान, 1765 के दौरान। और इसी ने 1679 के अंदर जो है जो जजिया सिस्टम है उसको दोबारा से इम्पोज किया था। ठीक है, और औरंगजेब का जो बेटा उसका नाम था नहीं, औरंगजेब बेसिकली किसका बेटा था पहले तो ये जान लीजिए। औरंगजेब बेटा था किसका? ही इज द सन ऑफ शाहजहान। ये शाहजहान का बेटा था। और औरंगजेब का जो बेटा था उसका नाम था आजम शाह, सॉरी आजम शाह। ठीक है, औरंगजेब का बेटा आजम शाह, और औरंगजेब खुद किसका बेटा था? शाहजहान का। ठीक है, तो इसका जो मकबरा है ये बनवाया गया था आजम शाह के द्वारा। जो औरंगजेब की वाइफ है उसका जो मकबरा है वो आजम शाह के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और ये बनवाया गया था कब? 1678 के अंदर, 1678 के अंदर। ठीक है, और जो उसकी मदर थी बेसिकली, एक्चुअली मदर किसकी? आजम शाह की, या फिर कह लीजिए आप दूसरे टर्म्स में औरंगजेब की जो वाइफ थी उनका नाम था दिलराज बानू बेगम। ठीक है, क्या नाम था? दिलराज बानू बेगम। क्लियर, जो कि वाइफ थी औरंगजेब की। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, और औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है बेसिकली ये वाला क्वेश्चन। तो डिवास्टिंग फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स व्हिच लेफ्ट 3 लाख ऑफ पिलग्रिम्स, जो श्रद्धालु थे और जो टूरिस्ट थे जो फंस गए थे उत्तराखंड के अंदर, ये घटना कब हुई थी? मतलब एक बहुत बड़ा बाढ़ और आपका जो लैंडस्लाइड है, पहाड़ों के टुकड़े टूट टूट के गिर रहे हैं, इस तरीके की जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर 3 लाख के लोग करीब करीब जो लोग हैं वो उत्तराखंड के अंदर फंस गए थे। तो ये घटना हुई थी आपकी जून 2000 गैस में, हाँ नहीं, जून आई थिंक जून 2013 में हुई थी। ठीक है, बट इसमें मई दिया हुआ है एक्चुअली, जस्ट अ मिनट। तो देखिए मई लिखा हुआ है, तो आप कह लीजिए मई जून के आसपास में। तो करेक्ट आंसर तो एक्चुअली 13 है। साल जो था वो इंपॉर्टेंट है, साल क्या है? 2013, तो मई तो इसमें दिया हुआ है बट जून में नहीं दिया हुआ है कोई, बट कोई बात नहीं। हम इस करेक्ट आंसर जो रहेगा इस क्वेश्चन का ये रहेगा आपका 2013 मई के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हुई थी और बहुत सारे लैंडस्लाइड्स देखने को मिले थे, जिसके अंदर जो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर छोटा छोटा चार धाम यात्रा है। छोटा छोटा चार धाम यात्रा होती है। जो चार धाम यात्रा कहाँ कहाँ की होती है? जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, ये सारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और जो पिलग्रिम स्पॉट्स हैं उत्तराखंड के अंदर, वहाँ पर बहुत लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं। तो ये 2013 मई जून के आसपास में यहाँ पर लैंडस्लाइड्स और बहुत सारा फ्लड देखने को मिला, जिसके अंदर 3 लाख के करीब लोग जो है फंस गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर देखिए ये नेक्स्ट पूछा गया कि रगता इज एसोसिएटेड विद। रगता बेसिकली क्या होता है? ये कुछ और खास नहीं है, इंपॉर्टेंट मतलब एक दूसरा नाम है बेसिकली। ये किससे संबंधित है? जो बोट रेस होती है ना, बोट रेस। ठीक है, बोट रेस आपको जो साउथ इंडिया में केरला में स्पेशली देखने को मिलती है, वहाँ पर ये टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये बोट रेस को कहते हैं रगता। ठीक है, जिसके अंदर अब मोटर बोट्स भी होती हैं, पैडल बोट्स भी होती हैं, और जो आपकी चप्पू से इस्तेमाल की जाने वाली जो बोट्स होती हैं वो सब इंक्लूडेड रहती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है
सॉरी, रखता इज रोइंग, ठीक है, रोइंग, रोइंग, रोइंग बेसिकली बोट रेस। क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट लेक इन इंडिया, जो बिगेस्ट सबसे बड़ी लेक है इंडिया के अंदर वो कौन सी है, वो है आपकी चिल्का लेक। ठीक है, सबसे बड़ी लेक जो है इंडिया में वो चिल्का लेक है। यहाँ पर देखने को मिलती है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर ये लेक आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बेसिकली ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक है उड़ीसा के अंदर, जो कि लगभग 1165 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैली हुई है। ठीक है, और ये इंडिया की सबसे बड़ी लगून लेक भी है, लगून लेक भी कहा जाता है इसे। ठीक है, और ये बेसिकली कोस्टल एरियाज में है, जो आपका उड़ीसा वाला पार्ट है। और ये क्या है इंपॉर्टेंट, एक चिल्का लेक जो है एक रामसर साइट भी है। क्या है, रामसर साइट का भी इसको डेजिग्नेशन मिला हुआ है। ठीक है, रामसर वेटलैंड साइट। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए डल लेक दिया हुआ, जो डल लेक है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, डल लेक मिलती है आपको देखने को श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको देखने को मिलती है। ये फ्रेश वाटर लेक है बेसिकली। ठीक है, और इसे ज्वेल्स ऑफ द क्राउन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, ज्वेल्स इन द क्राउन ऑफ द कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है डल लेक को। ठीक है, श्रीनगर ज्वेल्स के नाम से भी जानते हैं डल लेक को। फिर हम बात करें लेक पुलिकट। ठीक है, नहीं सॉरी नॉट पुलिकट है, पिकोला, लेक पिकोला, ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पर देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है उदयपुर में, उदयपुर सिटी, जो सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं। उदयपुर सिटी के अंदर फ्रेश वाटर आर्टिफिशियल लेक है बेसिकली, ये देखने को मिलती है। ठीक है, फिर जो ये है कुल्लेरू लेक आपकी फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ में, आंध्र प्रदेश के अंदर आपकी ये फ्रेश वाटर लेक है कुल्लेरू लेक। और ये कृष्णा और गोदावरी, जो कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के जो डेल्टा है उसके पास में ये बनी आपको सिचुएटेड देखने को मिलती है बेसिकली। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या था आपका, क्वेश्चन पर्टिकुलर ये हाईएस्ट जो लार्जेस्ट बिगेस्ट लेक ऑफ इंडिया का वो है चिल्का लेक। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑन एडिंग सम डिटर्जेंट टू वाटर। देखिए कुछ अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट जब हम पानी में ऐड कर देते हैं तो जो सरफेस टेंशन है पानी का, उसमें क्या बदलाव देखने को मिलता है। देखिए जो पानी है, पानी का एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल ये आपस में किस चीज़ से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। जब हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर या जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ पर जब कोई सरफेक्टेंट पड़ेगा, सरफेक्टेंट मतलब जो आपका डिटर्जेंट है, ये आपका जब वहाँ पर एक्ट करेगा या रिएक्ट करेगा तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो ब्रेक करने की वजह से जो बॉन्डिंग थी लेयर्स के बीच में, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ब्रेक डाउन होने की वजह से जो सरफेस टेंशन है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ गए। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया था फर्स्ट कंट्री, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि द फर्स्ट कंट्री विच वॉज बुद्धिज्म फर्स्ट प्रोपगेट आउटसाइड इंडिया। देखिए शुरुआत जो है बुद्ध जो धर्म था उसकी शुरुआत कहाँ हुई, इंडिया के अंदर। उसके बाद जो पहला देश है इंडिया के बाहर वो कहाँ पहुँचा, मतलब बुद्धिज्म जो है कहाँ पहला चालू हुआ। तो देखिए एक टाइम पीरियड था जिसमें अशोक द ग्रेट है ना, जो अशोक किंग थे, अशोक ने ये बुद्धिज्म अपना लिया था। तो अशोक ने जो उनके बेटे थे, सन जो उनका बेटा था महेंद्र और जो बेटी का नाम संघमित्रा। ठीक है, संघमित्रा। तो इन दोनों को डिफरेंट एरियाज में भेजा गया था बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो जो बेटे को सबसे पहले इन्होंने अशोक ने भेजा था, महेंद्र को, वो भेजा था श्रीलंका बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर जो है भारत के बाद सबसे पहला जो जगह है, प्लेस है जहाँ बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ आफ्टर इंडिया, वो है आपका श्रीलंका। ठीक है, और श्रीलंका की जो कैपिटल है वो क्या है आपकी, श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और जयवर्धनेपुरी कोट्टे। ठीक है, और जापान की कैपिटल टोक्यो, और आपकी ये जो है चाइना की कैपिटल है बीजिंग। क्लियर। और साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो है सियोल। ठीक है, सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द मैक्सिमम लेंथ परमिटेड फॉर द क्रिकेट बैट, जो क्रिकेट बैट होता है इंटरनेशनल क्रिकेट बैट, ठीक है, जिसे आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो जिसके लिए एक मानक तय किया है कि भाई इससे बड़ा या इससे छोटा या इसकी लेंथ डायमेंशंस के बारे में जो बताया गया है,
उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो लेंथ की बात है, लेंथ में ये अप्रॉक्सीमेटली जो 38 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका जो क्रिकेट बैट है, ठीक है, 38 इंचेस, ठीक। और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद फिर ये आपका जो ये तो हो गया लेंथ की बात। लेंथ के बाद हम बात करें तो इसका जो हैंडरेल होता है, जो हैंडल होता है, वो जो पार्ट है वो 52%, मतलब आधे 50, नॉट मोर देन 52%, इससे 52% से ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और जो उसकी एज है, एज जो है वो 1.56 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो बैट की डेप्थ है, जो मोटाई होती है बेसिकली, ठीक है, डेप्थ बेसिकली, ठीक है, ये जो डेप्थ है सेंट्रल पार्ट से वो 2.64 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो कुछ डायमेंशंस है जो आईसीसी ने रिकमेंड किए हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कोई भी ऑप्शन नहीं बनता है, बट जब ये पेपर आया था उसके बाद ये क्वेश्चन बेसिकली चैलेंज किया गया था, तो उसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी करेक्शन आई थी। 28 मिस प्रिंटिंग था, 28 की जगह यहाँ होना चाहिए था 38, ठीक है। तो अगर जो 38 है यहाँ पर, तो दिस वॉज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला आपका हो गया था रोइंग क्वेश्चन वाला, रोइंग वाला जो आपका बोट रेस से संबंधित क्वेश्चन था। फिर ये क्वेश्चन है आपका, द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। अर्थ का कितना बड़ा भूभाग जो है वो कवर्ड है किससे, फॉरेस्ट से, ठीक है। अर्थ का जो है बेसिकली 30%, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इसको याद कर लीजिए कि अर्थ का 30% ऑफ लैंड जो है वो आपका फॉरेस्ट से कवर है। बट हम अगर जो इंडिया की बात करें इन टर्म्स ऑफ एन इंडिया, तो इंडिया का जो 21.6% ऑफ लैंड है, ठीक है, जोग्राफिकल लैंड बेसिकली है ना, जोग्राफिकल लैंड जो है वो किससे कवर्ड है, आपका फॉरेस्ट से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट जो है आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, टॉप 3 जो स्टेट्स हैं बेसिकली, जैसे आपका एमपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द वर्ल्ड। जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स बनाती है कंपनी, वो कौन सी है दुनिया में, तो वो है आपकी उल्सान, साउथ कोरिया की। जो उल्सान कंपनी है ये साउथ कोरिया की है। और उल्सान फैक्ट्री बेसिकली एक्चुअली कौन सी कंपनी है, उल्सान से कंफ्यूज नहीं होना, ये एक्चुअली हुंडई है आपकी, हुंडई, हुंडई, जो हुंडई कार कंपनी आती है ऑटोमोबाइल की, ये उसी का नाम है उल्सान, ठीक है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है साउथ कोरिया की, जो हुंडई मोटर्स कंपनी के नाम से जानते हैं, जिसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो साउथ कोरिया में है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, ये कब हुई थी, 1968 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी साउथ कोरिया में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगर जो डिट्रॉइट्स, ये आपकी यूएसए की कंपनी है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी। और इसको ये जो डिट्रॉइट्स जगह है, इसको आप मोटर सिटी के नाम से भी जानते हैं, मोटर सिटी के नाम से भी ये जानी जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ हैं जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं आपकी, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम बात करें अगर जो टोयोटो मोटर कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ पर है, यूएसए के अंदर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और फिर आपकी कई सारी इस तरीके की ऑटोमोबाइल्स कंपनी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है आपका पर्टिकुलरली 43 क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, उल्सान, साउथ कोरिया। उल्सान ये वो जगह है जहाँ पर हुंडई ऑटोमोबाइल कंपनी स्टैब्लिश्ड है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस टाइम पर जिस टाइम पर ये एग्जाम हुआ था 2018 के अंदर। तो इसमें पूछा गया दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये हाईएस्ट अवार्ड है इन द इंडियन सिनेमा, ठीक है, ये 2017 में किसको मिला था। तो देखिए ये जो दादा साहेब फाल्के हैं ये कौन है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन सिनेमा के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो इनके नाम पर ही ये अवार्ड शुरू किया गया था और ये शुरू हुआ था 1969 के अंदर, ठीक है। देखिए मैं जितना भी वीडियोस बनाता हूँ या जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ उसमें जो भी ईयर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको जरूर बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट रहता है, मतलब आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना रहता है आपको, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे थे 1969 की, ठीक है। इसमें इस साल से 1969 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अवार्ड अनाउंस किया कि हर साल हम जो फिल्म जगत में अच्छा काम करेगा उसके लिए मतलब एक सराहनीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो 2017 में विनोद खन्ना जो बॉलीवुड एक्टर्स थे, ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया था, विनोद खन्ना को, ठीक है, जस्ट अ मिनट, विनोद खन्ना को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, विनोद खन्ना को। और ये इनको मरणोपरांत
ठीक है, इनकी मृत्यु से पहले हो गई थी, ये अवार्ड मिलने से पहले, इनके मरने के बाद इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये जो 2017 में हो गया, मनोज कुमार जो है ये भी एक बॉलीवुड एक्टर रहे हैं, इन्हें 2015 के अंदर जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, और 2014 के अंदर शशि कपूर को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, विनोद खन्ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था हमारा, यहाँ 38 होगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, तो डिलीवर मेल्स एफिशिएंटली, कंट्री इज डिवाइडेड इन पिन कोड्स। देखिए जब आप पोस्ट, डेफिनेटली आप सभी ने कोई ना कोई पोस्ट लेटर या कोई चीज़ करी होगी अपनी लाइफ में, तो पिन कोड होता है। तो ये पिन कोड जो होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 डिजिट जो पिन कोड होता है वो यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के लिए। तो जो पिन होता है, पिन कोड होता है, ये कितने जोन्स में डिवाइड किया गया है ये पूछा गया है इसमें। तो इससे पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसके बारे में। तो जो पिन है, पिन जो लिखा हुआ है PIN, पिन का मतलब होता है, फुल फॉर्म की हम बात करें, मे बी अगर जो कहीं पूछ ले, तो इसका मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, पिन का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये यूज़ किया जाता है इंडियन पोस्ट के द्वारा, और इसकी जो शुरुआत हुई थी पिन कोड की, ये शुरुआत हुई थी बेसिकली कब? 15 अगस्त 1972 के अंदर। ठीक है, पिन कोड की जो शुरुआत की गई थी, डिलीवरी मेल्स को या जो लेटर्स हैं उनको एक दूसरे जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। इसके लिए जो है 9 जोन्स को बनाया था, 9 जोन्स को डेवलप किया गया था, 9 जोन। जो 8 जोन है वो तो पूरी कंट्री के लिए थे, और जो एक जोन है, 9th जोन, पर्टिकुलरली 9th जोन, वो किसके लिए था? आर्मी के लिए। आर्मी की जो चिट्ठियां हैं या आर्मी की जो लोकेशंस हैं उनके लिए था वो 9th जोन, और बाकी 8 जोन जो है वो बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री के लिए डिसाइडेड थे। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? 8। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8, क्योंकि जो एक नंबर आपका जो 9th जोन है वो किसके लिए है? आर्मी के लिए स्पेसिफिकली रिजर्व है। अगर जो यहाँ पर 9 होता ऑप्शन कहीं पे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहता? वो 9 रहता, बट यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका डिजिट्स है, ये 6 डिजिट, जो पहला डिजिट होता है ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है पर्टिकुलरली रीजन ऑफ द इंडिया, जो इंडिया के किस एरिया के लिए, किस मतलब स्टेट के बारे में बात कर रहा है, किस स्टेट में वो चीज़ जानी है। ये रीजन बेसिकली किस स्टेट या किस सेक्शन में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, सेंट्रल इंडिया में जाना है, या साउथ इंडिया में जाना है, या वेस्टर्न इंडिया में जाना है, तो वो चीज़ डिसाइड करता है फर्स्ट डिजिट। फिर सेकेंड डिजिट जो होता है सब रीजन, मतलब अब मान लीजिए जो नॉर्थ ईस्ट वाला है, नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट्स हैं? 7 स्टेट्स हैं, तो 7 स्टेट्स में किस स्टेट में जाना है वो कोडिंग आपको कौन डिसाइड करता है? सेकंड पॉइंट, सेकंड डिजिट। और जो थर्ड डिजिट है वो आपको शॉर्टिंग करता है किसकी? डिस्ट्रिक्ट की। भाई देखिए कौन से नंबर के डिस्ट्रिक्ट में जाना है, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है सेकंड नंबर। और फिर जो ये लास्ट के 3 डिजिट है ये डिसाइड करते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट में, किस तहसील में, किस गांव में, किस पोस्ट ऑफिस में, इस तरीके का जो गैदरिंग है, मतलब इस जो पैटर्न है स्टेपिंग से, तो उसको फॉलो अप करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन है, ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस इन द फायरवर्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ये क्वेश्चन मैंने जनरल साइंस के वीडियो में कवर किया हुआ है डिटेल में प्रॉपरली, तो वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हैं, बट यहाँ पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो ग्रीन कलर का जो फ्लेम है वो कब निकलता है? जब आप फायरवर्क करते हो, फायरवर्क मतलब कोई चीज़ आप जला रहे हो, तो उसमें कौन सी चीज़ प्रेजेंट होगी जब ग्रीन कलर का फ्लेम निकलेगा? तो उसके लिए प्रेजेंट किसकी जरूरी है? बेरियम की। बेरियम जब प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से ग्रीन कलर का जो फ्लेम है वो निकलता है। ठीक है, ओके, क्लियर। अब देखिए 2-3 चीज़ें और आती हैं इसमें। जो कैल्शियम है, कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से कौन से कलर का फ्लेम निकलता है? ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर का जो फ्लेम है वो कैल्शियम जब प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से निकलेगा। ठीक है, और जो आपका एक कलर होता है येलो कलर, ठीक है, येलो कलर का जो फ्लेम है वो किसकी प्रेजेंस में निकलता है? सोडियम की प्रेजेंस में। अगर जो चीज़ में, जो आपका जिस चीज़ पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें अगर जो सोडियम प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या निकलेगा? येलो कलर। ठीक है, और लिथियम की वजह से आपका निकलता है रेड कलर, रेड कलर। ठीक है, क्लियर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेरियम की वजह से क्या निकलता है? ग्रीन कलर का फ्लेम निकलता है। ठीक है, और एक और होता है कॉपर। कॉपर की वजह से क्या निकलता है? ब्लू कलर का, ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द एटॉमिक
पावर स्टेशन बिल्ड इंडिजिनियसली। इंडिजिनियसली का मतलब होता है स्वायत्त, मतलब खुद से बनाया हुआ, सेल्फ मेड, है ना, जिसमें हमने किसी का भी जो है पार्ट नहीं लिया, किसी से कोई मदद नहीं ली। तो वो कौन सा एटॉमिक नॉट रेलवे स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन है, वो है आपका कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम। कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन जो है, इसे हम कहते हैं मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, मैप्स के नाम से भी हम जानते हैं कलपक्कम पावर स्टेशन को। ठीक है, जो कि चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियर पावर और इसको रन कौन करता है बेसिकली, जो कलपक्कम या मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है, इसको रन करता है आपका NPCIL। ठीक है, NPCIL, ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो तारापुर है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये आपका कहाँ पर देखने को मिलता है, पालघर में। पालघर जो डिस्ट्रिक्ट है, पालघर जो प्लेस है कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। और राजस्थान के अंदर रावत भाटा, रावत भाटा नाम का जो पावर स्टेशन है आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। राजस्थान में कहाँ पर, कोटा में, कोटा के अंदर। क्लियर, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कलपक्कम। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूस सैफरॉन इज। ठीक है, सैफरॉन, देखिए सैफरॉन क्या होता है बेसिकली, सैफरॉन कहते हैं केसर को। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा महंगा आइटम है, जो खाने में भी यूज़ किया जाता है, मोस्टली खाने में यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर सैफरॉन कहाँ प्रोड्यूस होता है, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा और इकलौता ऐसा प्लेस है जहाँ पर सैफरॉन या केसर प्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद जो है सेकंड नंबर पर हिमाचल प्रदेश, फर्स्ट में आपको जम्मू कश्मीर इंडिया के अंदर, सेकंड में हिमाचल प्रदेश में जो है क्या सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, एप्पल। शिमला का एप्पल कहते हैं ना, शिमला का एप्पल, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा एप्पल प्रोड्यूस होता है। और सैफरन या केसर जिसे कहते हैं वो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। और आसाम के अंदर, आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होता है, टी, चाय, चाय के बागान आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक नाम है स्टेट का, मेघालय। तो मेघालय के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है वो कहते हैं आपका खासी मंडारिन ऑरेंज। ठीक है, बेसिकली एक वैरायटी है ऑरेंज की, नागपुरी ऑरेंज तो आपको पता ही होगा, ये भी एक GI टैग इसको मिला हुआ है इस ऑरेंज को। तो ये ऑरेंज भी आपको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मेघालय के अंदर। और मेघालय के अंदर के बाद मेघालय में एक और चीज़ प्रोड्यूस होती है, गिंगर। ठीक है, गिंगर, जिंजर, सॉरी जिंजर, नॉट गिंगर, जिंजर। ठीक है, जिंजर प्रोड्यूस होती है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होती है, सबसे पहले तो केरला में होती है, सबसे ज़्यादा जिंजर तो केरला में होती है। उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर मेघालय के अंदर प्रोड्यूस की जाती है आपकी जिंजर। ठीक है, और कुछ और स्टेट्स की हम बात करें तो जो जैसे आपका राजस्थान है, राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या होता है आपका, जैसे आपका रैपसीड होता है, सॉरी रैपसीड, रैपसीड आपको प्रोड्यूस होता है, बाजरा, बाजरा, मस्टर्ड। ठीक है, वूल, ये सब क्या है राजस्थान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर हम पंजाब की बात करें, पंजाब, पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस क्या होता है, वीट। ठीक है, और जो आपका राइस है, राइस, पैडी जिसे कहते हैं, पैडी। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है आपका कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर। और शुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, और जूट, जूट भी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वेस्ट बंगाल के अंदर। ये कुछ फसलें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इनकी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। फिर देखिए क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर राइनोसोरस, राइनोसोरस। ठीक है, इन विच स्टेट, जो देखिए यहाँ पर कौन सा राइनोसोरस देखने को मिलता है, वन हॉर्न राइनो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला जो राइनो होता है, ठीक है, वो राइनो यहाँ पर देखने को मिलता है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, असम के अंदर। ठीक है, असम के अंदर ये देखने को मिलता है। और ये कौन सी जगह पे, असम में जगह है, जगह का नाम है गोलाघाट और नगांव। गोलाघाट और नगांव जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, प्लेसेस हैं, इनके आसपास में ये देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम के अंदर। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क को जो है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये डिक्लेयर की गई थी। और ये कब डिक्लेयर की गई थी, ये डिक्लेयर की गई थी 1985 में, 1985 के अंदर। और काजीरंगा नेशनल पार्क को, नेशनल पार्क का जो स्टेटस है, ये 1974 के अंदर जो है इसको एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अब देखिए 2020 के अंदर
2020 के अंदर एक रिपोर्ट आई मार्च में, या मार्च में रिपोर्ट आई थी, ठीक है, जो मोस्ट आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स हैं इंडिया के अंदर, मोस्ट आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स हैं जो इंडिया के अंदर, ठीक है, उनमें से जो 17 आइकॉनिक साइट्स थी, उनमें से काजीरंगा नेशनल पार्क इज द वन ऑफ देम अमंग द 17 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके अंदर जो है काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर 96 स्पीसीज ऑफ वेटलैंड बर्ड्स देखने को मिलती हैं। कितनी स्पीसीज? 96। ये फिगर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिटी नोन एज मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है भाई? कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को इज कॉल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। और कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर है ये। तमिलनाडु और आपका जो ये कर्नाटका का बॉर्डर है बेसिकली, ठीक है, वहाँ पर आपको ये डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है, कोयम्बटूर, ठीक है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। और अहमदाबाद, देखिए कुछ और चीज़ें हो गई तो साउथ इंडिया की बात हो गई, और अहमदाबाद की बात करें शॉर्ट में लिखता हूँ AMD, है ना। अहमदाबाद को जो है मैनचेस्टर ऑफ गुजरात के नाम से जाना जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना। देखिए साउथ इंडिया का तो ये हो गया, इंडिया का मैनचेस्टर कहना है तो वो कौन सा है आपका? अहमदाबाद, ठीक है। और मैनचेस्टर इज द सिटी लोकेटेड नियर द नॉर्थ वेस्टर्न। मैनचेस्टर एक्चुअली किसको कहते हैं? मैनचेस्टर ऐसे प्लेस को कहते हैं जो इंडस्ट्रियल हेरिटेज है, बेसिकली रिच इन इंडस्ट्रियल हेरिटेज, जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, रिवर्स हैं, इस तरीके की जो चीज़ें आपको एक जगह देखने को मिलती हैं, उसे कहा जाता है मैनचेस्टर। तो और जो बैंगलोर है, बैंगलोर, ये तो आपका मैनचेस्टर की बात होगी। बैंगलोर को कहते हैं हम सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, या गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं हम किसे? बेंगलुरु को, ठीक है। और यहाँ पर एक नाम है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम को क्या कहा जाता है? इज द एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया। जस्ट मिनट, ये थोड़ा चल नहीं रहा पेन। एवर ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानता है तिरुवनंतपुरम को, ठीक है। और मदुरई इज द एथेंस ऑफ ईस्ट के नाम से जानते हैं, या फेस्टिवल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं मदुरई को, ठीक है। तो ये सब कई सारे पॉइंट्स हो गए इन पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? मैनचेस्टर ऑफ साउथ किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को, ठीक है। और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। क्लियर? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53rd क्वेश्चन, द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। देखिए अर्थ से सबसे पहले या नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है बेसिकली? देखिए हम इसको जो बात करते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट कई बार इसमें क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए। सबसे पहले कौन कौन सा प्लेनेट आता है? देखिए आपका ये आएगा सन हो गया। तो सन के बाद आपका जो आएगा, सन के बाद आता है मरकरी के बाद आता है वीनस के बाद अर्थ, देन वी आर मूविंग, आगे चलते हैं हम इसी में। वीनस के बाद आता है मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, देन नेपच्यून, ठीक है। तो ये क्रम है बेसिकली सन से इस तरफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, MEMJSUN, ठीक है, इसे हटा दीजिए, ठीक। तो ये तो हो गया मार्स, सॉरी मरकरी, नॉट मार्स, दिस इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो अर्थ से नियरेस्ट कौन सा है भाई? अब नियरेस्ट की बात कर रहा है तो ये मार्स नहीं है, सबसे कौन है नियरेस्ट? है आपका वीनस, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? वीनस इज द करेक्ट आंसर विच इज नियरेस्ट टू द अर्थ, ठीक है। क्लियर? तो ये ऑर्डर आपको जरूर ध्यान रखना है। कई बार ये ऑर्डर में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि मार्स इधर है कि वीनस इधर है, इन दोनों में मोस्टली कंफ्यूजन होती है। तो VEM रखिए इसको, VEM, तो इससे आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, गलत नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए ये वर्ल्ड योगा डे तो आपको सभी को पता होगा, ये शुरुआत करी गई थी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। और इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है। कब होता है ये? 21 जून को, ठीक है। 21 जून को हर साल हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ 1 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर डे या वर्कर डे के रूप में हम मनाया जाता है 1 मई को, ठीक है। क्लियर? अब देखिए जो 21 जून है ये एक और दूसरे टर्म में भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस दिन को कहते हैं समर सोलिस्टिक कहा जाता है, सोलिस्टिक, ठीक है। क्योंकि देखिए सोलिस्टिक का मतलब जो नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर है, जो समर का जो दिन है ये वाला 21 जून का हर साल, ये सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है,
इस दिन जो डे टाइम है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी दिन आपको क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड योगा डे या इंटरनेशनल योगा डे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ साउंड। साउंड का यूनिट क्या है, तो यूनिट ऑफ साउंड बेसिकली क्या होता है, डेसिबल, जिसे हम डोनेट करते हैं डीबी से। ठीक है, क्लियर, तो दिस इज द यूनिट ऑफ साउंड। ठीक, अब साउंड जो है बेसिकली जो ह्यूमन है, इंसान जो है ह्यूमंस, वो किस रेंज को आप हियर कर सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो जानना जरूरी है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होगी, बेसिकली फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात कर रहे हैं हम, इस फ्रीक्वेंसी की जो मतलब इस रेंज में जो भी वॉइस आएगी उसको जो है ह्यूमन ईयर्स या ह्यूमन बींग्स जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड जो होती है इन ड्राई एयर में एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस के टाइम पर वो कितनी रहती है, 343 मीटर पर सेकेंड की स्पीड देखने को मिलती है। ठीक है, दिस इज स्पीड, बट द क्वेश्चन है यूनिट ऑफ साउंड, दैट इज द यूनिट क्या है, डेसिबल। क्लियर, डेसिबल। इसके साथ ना कुछ और इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं वो भी जरूर देख लीजिए। लिमिट्स भी ना कई बार पूछी जाती है। तो लिमिट्स में जैसे आपका जो इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर जो परमिसिबल लिमिट है ऑफ साउंड की, ठीक है, डे टाइम में, तो एक यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डे की और यहाँ पर हम बात करते हैं नाइट की। ठीक है, इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स में, इंडस्ट्रीज में जो दिन के समय जो साउंड की परमिसिबल लिमिट है वो कितनी है, 70 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और रात में 75 दिन में और 70 रात में। ठीक है, और फिर हम बात करें कमर्शियल जोन की, ये तो इंडस्ट्रियल की बात है, कमर्शियल जोन, ठीक है, जहाँ ऑफिस फैक्ट्री आपके मॉल्स या शॉप्स वगैरह रहती हैं, वहाँ पर दिन के टाइम पर 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल से ज़्यादा साउंड जो है परमिसिबल लिमिट अलाउड नहीं करती। ठीक है, और जो आपका रेसिडेंशियल एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पर दिन के टाइम पर 55 डेसिबल और फिर 45 इन द नाइट। ठीक है, और जो साइलेंट जोन है, साइलेंट जोन जैसे स्कूल हो गया या हॉस्पिटल्स हो गया, इस तरीके के जो प्लेसेस होते हैं, वहाँ पर जो दिन के टाइम है वो 50 लिमिट है मैक्सिमम इन द परमिसिबल लिमिट है, बेसिकली नॉट अ मैक्सिमम, मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा जा रहा है आजकल। ठीक है, बट ये दिस इज द लिमिट कि 50 इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साउंड। ठीक है, और रात में 40 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन द जोन ऑफ साइलेंट एरियाज। ठीक है, तो ये फैक्टर्स भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितने साल के आप मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कई सारे फैक्टर्स आते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का रिस्पेक्ट में बात करें तो मिनिमम जो एज है प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 35 ईयर्स के आप मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, रामनाथ कोविंद जी, कोविंद। ठीक है, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। ठीक है, इसमें कोई मैक्सिमम एज नहीं है, कितनी भी हो सकती है, बट मिनिमम क्राइटेरिया है वो है आपका 35 ईयर्स की एज। ठीक है, अब ये तो बात होगी प्रेसिडेंट की। अगर जो हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो इनकी भी एज लिमिट जो है वो मिनिमम, सॉरी 35 ईयर्स की मिनिमम होनी चाहिए। दोनों की एज जो है वो सेम है। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पर जो अभी भारत के वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, वेंकैया नायडू। ठीक है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, कहाँ के, राज्यसभा के, अपर हाउस के। ठीक है, और जो आपका प्रेसिडेंट है, एज के बारे में जो बेसिकली क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में जो आर्टिकल बात करता है, इन द पॉलिटी के टर्म में बात करें, जो आर्टिकल आपका प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन की मतलब एज कितनी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए उसके लिए, एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, एलिजिबिलिटी के बारे में जो बात करता है वो है आर्टिकल नंबर 58। ठीक है, तो 58 इज द आर्टिकल जिसमें इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है। ठीक है, फिर हम बात करें अगर जो प्राइम मिनिस्टर की, पीएम बनना है अगर जो किसी को, ठीक है, तो पीएम बनने के लिए मिनिमम उसको एज कितनी चाहिए, 25 ईयर्स। वो 25 साल का मिनिमम कोई भी व्यक्ति होगा वो पीएम बन सकते हैं, बट एज अ जो प्रोसीजर है आगे एज की क्वालिफिकेशन के टर्म से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो पीएम हो गया। अब पीएम के बाद जो पीएम हो गया आपका लोकसभा स्पीकर है, ठीक है, ये आपका एमएलए है, इन सबको बनने के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए एमएलए के लिए आपको 21 साल होना चाहिए, मिनिमम 21 साल। ठीक, और एक होता है सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए कोई मिनिमम एज नहीं होती है, बट इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम एज होती है 65 ईयर्स तक वो रह सकता है, उसके बाद वो बंदा रिटायर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब एज फैक्टर्स थे कई सारे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेहरी डैम, जो टेहरी डैम है
कंट्रोवर्शियल डैम है एक, ठीक है। बट कंट्रोवर्शियल मतलब एक ऐसे मल्टीपर्पज डैम है ये बेसिकली, ठीक है। इसमें कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, इरिगेशन भी होती है, फ्लड कंट्रोल का भी सिस्टम होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। और टूरिस्ट पॉइंट भी है यहाँ पर, कुछ कुछ प्लेसेस डेवलप किए गए हैं। तो टहरी डैम जो है ये किस रिवर के किनारे बना हुआ है ये पूछा गया है, ठीक है। तो टहरी डैम जो है ये भगीरथी रिवर जो है, भगीरथी इज द पार्ट ऑफ द गंगा रिवर, ठीक है। तो वहाँ पर बना हुआ टहरी डैम। और ये कहाँ पर है? टहरी जो एक जगह है, टहरी उत्तराखंड के अंदर, टहरी नाम की जगह है उत्तराखंड के अंदर, उसमें बना हुआ है ये डैम आपका, ठीक है। इट इज़ अ मल्टीपर्पज रॉक डैम, अर्थ फिल डैम एम्बैंकमेंट है, भगीरथी रिवर पर बना हुआ है, ठीक है। और जो कि सोर्स बेसिकली यही रिवर जो भगीरथी रिवर है आगे जाके गंगा रिवर का नाम लेती है, उसी में कन्वर्ट होती है, बनती है, ठीक है। अब देखिए नर्मदा रिवर पे कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? नर्मदा रिवर पर। और नर्मदा रिवर के किनारे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये किसकी स्मारक है? स्टैचू ऑफ यूनिटी ये स्मारक है आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। तो ये भी बना हुआ है, उसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर की है, ठीक है। और फिर हम बात करें तो गोदावरी जो है ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, और ये कह लीजिए कि इंडिया की, साउथर्न इंडिया की, बेसिकली पेनिसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, ठीक है। और इसे हम सेकंड गंगा के नाम से जानते हैं, सेकंड गंगा के नाम से, मतलब गंगा कह लीजिए या फिर आपका सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन द इंडिया कह लीजिए आफ्टर गंगा, ठीक है, क्लियर। और गोदावरी के ऊपर एक डैम है जिसका नाम है घाटघर डैम। घाटघर डैम ये आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और फिर आपका जो है गंगा, गंगा के ऊपर जो है एक डैम है जिसका नाम है फरक्का बैराज, फरक्का बैराज, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बैराज है। ये कहाँ पर है? गंगा रिवर पे, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के कहाँ पर? मुर्शिदाबाद, मुर सॉरी मुर्शिदाबाद नाम की जो जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया था हमारा, इसका आंसर था 35, ठीक है। फिर हम यहाँ देखते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज अ मिक्सचर ऑफ, एलपीजी जो है वो किसका मिक्सचर होता है? ये मिक्सचर होता है ब्यूटेन एंड प्रोपेन का, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। ब्यूटेन एंड प्रोपेन इज अ फ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ, देखिए ये क्या है? ज्वलनशील पदार्थ है, किसके, किसके मिक्सचर है? हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है बेसिकली ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए जो ब्यूटेन और प्रोपेन का जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली डिपेंड करता है कि जो गैस है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है, किस जोग्राफिकल एरिया से एक्सट्रैक्ट की गई है, उसके अकॉर्डिंग जो ब्यूटेन और प्रोपेन की जो परसेंटेज है वो थोड़ी बहुत डिफर करती है, ठीक है। अगर जो हम इसकी केमिकल फॉर्मूले की बात करें ब्यूटेन की, तो यहाँ पर देखते हैं ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है C4H10, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला ब्यूटेन इज C4H10, ठीक है। और प्रोपेन का जो है, प्रोपेन का जो फॉर्मूला होता है वो C3H8 रहता है आपका, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इसको। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जो अनीमोमीटर है, अनीमोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग, ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है आपका विंड स्पीड को, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का विंड स्पीड अनीमोमीटर, ठीक है। विंड स्पीड और वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द विंड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है। और टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ किया जाता है? थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए, ठीक है, सिंपल है। चलिए फिर आगे देखते हैं। द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज टू सेटअप, इज टू कमिंग अप इन, देखिए जो पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर बनने वाली है या कहाँ बन रही है? ये बन रही है आपकी वडोदरा में। वडोदरा कहाँ पे आ रहा है? गुजरात के अंदर, ठीक है। वडोदरा के जो गुजरात का शहर है वडोदरा, ठीक है, वहाँ पर बन रही है फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी जिसका नाम है, जिसका नाम है NRTI, ठीक है। NRTI का मतलब होता है नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना की गई थी 2018 के अंदर, ठीक है। ये इंडिया की सबसे पहली आपकी यूनिवर्सिटी है, रेल यूनिवर्सिटी बेसिकली, ठीक है।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल यूज्ड इन मेकिंग माइक्रोचिप्स, जो माइक्रोचिप्स बनती हैं उसमें कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, ये पूछा गया। तो मेटल जो यूज़ किया जाता है माइक्रोचिप्स के अंदर वो होता है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन मेटल इज यूज्ड इन द मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द माइक्रोचिप्स, ठीक है। और जो सिलिकॉन होता है इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन SI से लिखते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 14 है आपका, ठीक है। और सिलिकॉन जो है ना कि ये ना ही कोई मेटल है, ये ना ही नॉन मेटल है, ये बेसिकली क्या है, मेटलॉइड है। मेटलॉइड है ये बेसिकली, ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड कैटेगरी में आता है आपका, ठीक है। और इसकी जो कंडक्टिविटी है, मतलब जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जो पास ऑन करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज करी जा सकती है बाय एडिंग पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट एंड ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हुए। जो ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज़ को जिसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो इसकी कंडक्टिविटी है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं इसमें देखिए, अभी जैसे पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट की बात करी, तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज कौन सी होती है, चलिए नाम भी देख लेते हैं, एलिमेंट्स के नाम। पेंटावेलेंट पी से लिख दिया मैंने इसे। पेंटावेलेंट के अंदर आता है एंटीमनी, एंटीमनी हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हैं। और ट्राई वेलेंट इम्प्योरिटीज टी से लिखता हूँ जैसे, तो होता है आपका बोरोन और गैलियम और इंडियम, ये सारे क्या हैं आपकी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, द क्रिस्टल मेटल एटम इन क्लोरोफिल इज, जो क्रिस्टल मेटल क्लोरोफिल क्रिस्टल मेटल एटम है क्लोरोफिल के अंदर, वो क्या होता है बेसिकली, नॉट अ क्रिस्टल, सॉरी दैट्स अ सेंट्रल मेटल, सॉरी मैं क्रिस्टल बोल रहा था ऐसे बाय मिस्टेक, दैट्स अ सेंट्रल मेटल एटम इन द क्लोरोफिल। वो कौन सा होता है, वो होता है आपका मैग्नीशियम। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम होता है वो आपका एलिमेंट, ठीक है। और इसे आप जो है मैग्नीशियम एटम, और इसको कहते हैं पॉरफिरिन, इसको कहा जाता है पॉरफायरिन को, पॉरफायरिन के नाम से भी जाना जाता है इस पर्टिकुलर चीज़ को, ठीक है। और मैग्नीशियम को डिनोट किया जाता है किससे, Mg से, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 12, ठीक है। सिलिकॉन का कितना था, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी 14, इसका है 12, ठीक है। और ये जो मैग्नीशियम है ये एक्चुअली करता क्या है, ये कई सारे काम करता है बॉडी के अंदर, रेगुलेट करता है मसल्स को, नर्व सिस्टम को, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, बोन्स को स्ट्रेंथन देने में हेल्प करता है, DNA बनाने में हेल्प करता है, कई सारे काम करता है ये आपका मैग्नीशियम, जो कि प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के अंदर, जो हम ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये है आपका, द कंट्री विच हैज़ एग्रीड टू एक्सपोर्ट पेट्रोलियम एंड ऑयल, जो ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ऑन द पेमेंट इन रुपी इंस्टेड ऑफ डॉलर। देखिए जो भी देश से बाहर जो भी व्यापार होता है, इंटरनेशनली जो भी ट्रेड होता है, वो किस टर्म में होता है, डॉलर्स की टर्म्स में होता है, इंटरनेशनल करेंसी की टर्म्स में होता है। बट एक कौन सी देश है जो भारत के साथ ऑयल का एक व्यापार करेगी, करने को तैयार हुई है, और वो चाहती, मतलब उसके साथ ये करार हो गया कि भाई वो डॉलर में पेमेंट नहीं लेगी, वो पेमेंट किस में लेगी, रुपी में, इंडियन रुपी के टर्म्स में वो लेगी, तो वो है ईरान, ठीक है। ईरान ये वही वाला ईरान है जिसे अपने हिस्ट्री में पर्शिया के नाम से जानते हैं, पर्शिया, ठीक है। पर्शिया, मेसोपोटामिया, ये सब जो ईरान इराक वाला जो इलाका है, ये वही है आपका ईरान, ठीक है। और इंडिया जो है दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है ऑयल और क्रूड ऑयल को परचेज करने में, ठीक है। ऑयल और क्रूड ऑयल को सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पर जो इंपोर्ट करता है, बेसिकली नॉट प्रोड्यूस करता है, इंपोर्ट करने वाला जो है वो कौन है, इंडिया, ठीक है। तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की हम बात करें तो मेनली इंपोर्ट इंडिया कहाँ से करता है, आपका ईरान से करता है, फिर इराक से भी काफ़ी तेल हम आयात करते हैं, सऊदी से, सऊदी अरब से, ठीक है, नाइजीरिया से, ठीक है। इन कई सारी कंट्रीज से हम काफ़ी ज़्यादा ईरान, सॉरी नॉट ईरान, ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ईरान को क्या कहते हैं, पर्शिया। और यहाँ की जो कैपिटल करेंसी है बेसिकली ईरान की, वो है रियाल, रियाल, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम पर ईरान के अंदर, वो कौन है, हुसैन रूहानी, हुसैन रूहानी, हुसैन रूहानी, हुसैन रूहानी इज द प्रेसिडेंट इन ईरान। और यहाँ की कैपिटल क्या है ईरान की, तेहरान, तेहरान इज द कैपिटल ऑफ द ईरान, ठीक है। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट इन द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है उसमें से जो प्रदूषण निकलता है उसके अंदर से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जहरीला है,
वो है लेड। और लेड जो है वो ह्यूमन ब्रेन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसका इफेक्ट जो है ह्यूमन ब्रेन पर, नर्व सिस्टम पर काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी फास्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और ये रिलीज होता है एज अ सस्पेंडेड एलिमेंट, रिलीज होता है इन एयर में। ठीक है, फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ मोटर व्हीकल और इंडस्ट्रियल एग्जिस्ट से। ठीक है, और ये किन किन चीज़ों को इफेक्ट करता है एक्चुअली, लेड की मात्रा अगर जो इन्वायरमेंट में बढ़ जाती है और बॉडी के अंदर चली जाती है तो ये इफेक्ट करता है बेसिकली आपका जो नर्वस सिस्टम है, में हमने बात करी अभी, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है काफ़ी ज़्यादा, किडनी की फंक्शनिंग को इफेक्ट करता है, आपका इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, साथ में जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो आपका हार्ट है, उसके मूवमेंट में, उसकी फंक्शनिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, डेवलपमेंट सिस्टम जो बॉडी का है, ग्रोथ है बेसिकली, उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या लेड करता क्या है, लेड जो है ना ये ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर उसके साथ मिल जाता है, तो उसकी वजह से ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लेड, जो कि कहाँ से निकलता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, या सब कह लीजिए ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से ये बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए फिर इसमें हम बात कर लेते हैं द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखिए जब ये क्वेश्चन आया था, जिस टाइम पर आया था ये, आई थिंक 2018 में पेपर हुआ, राइट। तो 2018 के अनुसार जो उस टाइम पर जो बेसिकली जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे। ठीक है, अगर जो हम उस टाइम की हम बात छोड़ भी दें, ठीक है, तो अगर जो हम इन ऑप्शंस में से बात करें तो अभी कौन है, एन वी रमन्ना प्रेजेंट टाइम पर आपके चीफ जस्टिस हैं। ठीक, बट जब ये क्वेश्चन आया था उस टाइम पर इनमें से तो कोई नहीं था, बट हम इसमें से देख लेते हैं, तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन रहेगा, एन.वी. रमन्ना। ठीक है, और इनसे पहले जो थे ये 48 नंबर के चीफ जस्टिस रहे हैं। ठीक है, इनसे पहले जो थे हमारे S.A. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, ये कौन रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं 47 नंबर के। उनसे पहले रंजन गोगोई रहे थे। ठीक है, क्लियर। चलिए, और इसमें देखिए ये जो इनके भी देख ही लेते हैं, इनको भी समझ ही लेते हैं क्या क्या है इनका। H.J. कानिया, ठीक है, ये भी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और इन्होंने कब सर्व किया था, 1950 से लेके आपकी 51 तक। ठीक है, 1950 से 51 तक, एक साल तक इनका कार्यकाल रहा। ये पहले भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन और इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके क्या रहे, चीफ जस्टिस H.J. कानिया। ठीक है, रंजन गोगोई तो आप जानते ही हैं 46 थे, ऐसे बोबडे थे पहले 46 नंबर के आपके चीफ जस्टिस रहे थे। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में, रंजन गोगोई के काल में ही क्या हुआ था, जो आपका काफ़ी पुराना एक इशू है, राम मंदिर इशू, उसका मतलब वर्डिक्स या जजमेंट उसका आया था। ठीक है, रंजन गोगोई से पहले जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, दीपक मिश्रा। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पर कौन है, एन.वी. रमन्ना। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया है, उसकी करेंसी क्या है, साउथ कोरिया की करेंसी है वॉन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है वॉन। और साउथ कोरिया की जो कैपिटल है उसका नाम था शियोल। शियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। ठीक है, और साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है ऑटोमोबाइल कंपनी हुंडई। ठीक है,